हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, आजकल हर कोई ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग सही मायने में ऑप्शंस ट्रेडिंग करना जानते हैं। कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा या गिरेगा, ये पता करने का एक साइंस है और इस साइंस को कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो और ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में नहीं जानते तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही काम का है। आज के हमारे गेस्ट मार्केट के अपने पैशन को फॉलो करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। ये पिछले 11 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और इन्होंने 3000 से ज़्यादा एल्गोरिदम्स बनाए हैं। ही इज़ अ विजिटिंग फैकल्टी इन मोर देन 40 कॉलेजेस इन बैंगलोर और इन्होंने 10 से ज़्यादा फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज बनाए हैं और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किए हैं। ये एल्गो फॉक्स के को फाउंडर है, जहां ये रिटेल ट्रेडर्स को एल्गोरिथमिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं कुशल जैन जी का। कुशल जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू हियर। Thank you, Apurva ji. Thank you so much for having me here. It's always pleasure to connect with Samco and your team. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सो इसके पहले कि हम आज ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं और आपकी जो हिस्ट्री है कॉलेज से ड्रॉप आउट लेने की, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हाउ डिड यू एंडेड अप इन द मार्केट्स एंड हाउ व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? सो इंजीनियरिंग करने के लिए मैं बैंगलोर आया था। मैं ऐसे बीदर में बॉर्न हूँ। बीदर एक छोटा सा टाउन है कर्नाटका में। फिर मैं इंजीनियरिंग करने बैंगलोर आया एंड फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग जब खत्म हुई तो मुझे मेरे ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में एक डिस्कनेक्ट महसूस हुआ, क्योंकि जो हाईएस्ट पैकेज था मेरे कॉलेज का वो 10-11 लाख के आसपास होगा बहुत, एंड एवरेज पैकेज थे 3 से 4 लाख रुपए सीटीसी। मुझे लगा कि मुझे पार्ट टाइम कुछ करना चाहिए। तो सेकेंड सेमेस्टर में मैं घर नहीं गया छुट्टियों में, मैं पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लग गया था एंड अलग अलग तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली। और उसमें एक था ये ट्रेडिंग का, जो मेरा रूममेट करता था। और मेरा रूममेट सुबह से शाम तक स्क्रीन पे लगा हुआ रहता था, कभी वो क्लास में भी ट्रेडिंग करता रहता था। तो मुझे काफी क्यूरियोसिटी हुई कि ये कैसे होता है और कैसे नहीं। तो मैंने कई सारी इसकी क्लासेस ली सेकेंड सेमेस्टर में, फिर थर्ड सेमेस्टर में कुछ क्लासेस ली, फोर्थ सेमेस्टर में और क्लासेस लेके ट्रेडिंग करने लग गया एंड थोड़ा पैसा बनाया, टूटा, पैसा बनाया, टूटा। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आते आते मैंने एक शो था सेंसेक्स का सुल्तान जी बिजनेस में, तो वहां पे मैं क्या बोलते हैं सेलेक्ट हो गया एंड वहां पे मेरे इंटरव्यूज हुए। फिर मेरे इंटरव्यूज वहां देख के मुझे एक मुंबई बेस्ड ब्रोकिंग फर्म ने अप्रोच किया कि विल यू बी विलिंग टू हेड अवर बैंगलोर डिवीजन बिकॉज वी आर रिसेंटली स्टार्टिंग। तो वो उस टाइम पे एक स्टार्टअप था, आज एक बहुत बड़ा जायंट है वो ब्रोकर। तो मैंने उनके बैंगलोर की भी ऑपरेशंस हेड की। बैंगलोर में जो उनके क्लाइंट्स थे उनको पढ़ाता था मैं कि कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे फ्यूचर होता है, ऑप्शंस होता है। और फिफ्थ सेमेस्टर में मैं मेरी कॉलेज के पे आउट से बेटर कमाता था इस ब्रोकरेज फर्म की सैलरी से। वहां पे मुझे लगा कि ये मार्केट में आना एक अच्छा चॉइस रहा मेरे लिए। और जो मैं मिसफिट थी मेरी, कि मैं जो डिजायर्ड स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहता था और जो इंजीनियरिंग से हो पा रहा था, उसकी जगह इस फील्ड से वो ब्रिज जो है वो फुलफिल हो पा रहा है। तो मैंने फिर धीरे धीरे उस ब्रोकिंग फर्म के लिए कुछ साल काम किया। फिर वो ब्रोकिंग फर्म का बैंगलोर में ऑपरेशन बंद हो गया। फिर मैंने खुद से लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की थी, पर्पल ट्रेड्स, जहां पे मैंने काफी सारे लोगों को पढ़ाया, काफी सारे कॉलेजेस में जाके गेस्ट लेक्चर्स भी दिए। फिर कोविड में जो है वो सारी एजुकेशंस को हमने फिर फ्री कर दिया सबके लिए, और फिर एल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स बनाए। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे 45,000 से ज्यादा यूजर्स हैं एंड अभी हम लोग एक सर्विस बेस्ड मॉडल चलाते हैं। एंड मैं मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ पिछले 10 सालों से एंड ऑप्शन इज माय पैशन। मैंने ऑप्शंस पे NISM और NCFM के सारे कोर्सेज की सर्टिफिकेशन भी कर रखी है। मार्केट में जब ट्रेडर आता है तो उसको ऑप्शंस में ट्रेड करना है, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में यूजुअली वो ट्रेड करता है। फिर वो रियलाइज करता है कि बाइंग में पैसा नहीं है, सेलिंग में पैसा है।
मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल ऊपर जाएगा, ये सबको पता है। बट कितने पॉइंट मार्केट ऊपर जाने पे कितने प्रिसाइज पॉइंट कॉल ऊपर जाएगा, कितने पॉइंट मार्केट नीचे जाने पे कितने प्रिसाइज पॉइंट पुट ऊपर जाएगा, ये लोगों को अभी तक नहीं पता है। और इसी साइंस को, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, इसी को हम ग्रीक्स बोलते हैं। और आज की सेशन में आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर एवरीथिंग अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स इन डिटेल, एंड आई कैन प्रॉमिस यू अपूर्वा जी की जितनी डिटेल में आज मैं ऑप्शन ग्रीक्स को सिखाने वाला हूं, मेरे को नहीं लगता इंडिया में किसी ने इतनी डेप्थ में ऑप्शन ग्रीक्स को कवर किया होगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है इस सेशन को लेके। श्योर, एब्सोल्युटली। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू लर्न अबाउट ऑप्शंस। तो जैसे कि आपने बताया कि मतलब बहुत सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना जानते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ भी शायद बहुत लोगों को नहीं पता। तो आज का ये जो सेशन है, आज का और अगला जो हमारा एपिसोड होगा, मैं अब हमारे व्यूअर्स से कहूँगा कि दोनों ही सेशंस, दोनों ही एपिसोड ज़रूर देखिए, ताकि आप ऑप्शंस के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज़्यादा गहरी कर सके। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं कुशल जी के साथ। थैंक यू सो मच अपूर्वा जी। विथ योर परमिशन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा अभी यहाँ पे। श्योर श्योर, एब्सोल्युटली। श्योर। सो ऑप्शन ग्रीक्स का मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया जो कि काफी मैंने सिंपल रखा है। जिनको ऑप्शन ग्रीक्स डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद आपके लिए ऑप्शन ग्रीक्स इतना इजी हो जाएगा कि आप नींद में से उठ के भी आपको याद आएगा कि डेल्टा क्या है, गामा क्या है, थीटा क्या है, वेगा क्या है। हम सब चीजों को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच से कनेक्ट करेंगे। और अपूर्वा जी, एज ए ट्रेडर, अगर आपको बीच में कहीं पे भी डाउट हो आप पूछना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे के सारे सवाल जो रिटेल ट्रेडर के मन में हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस एक्सप्लेनेशन, मैं सारी की सारी चीजें कवर कर सकूं, राइट। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सारे व्यूअर से मैं पूछना चाहूंगा अपूर्वा जी, आपसे भी। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए का स्टॉक है, राइट, और उसकी 100 रुपए की कॉल अगर 1 रुपए पे चल रही है, और अगर ये 100 से 102 हो जाए तो प्रिसाइजली ये 1 रुपए कितने पे चला जाएगा? क्या आपको इसका आंसर पता है अपूर्वा जी? कैन यू गेस? आइडियली अगर एक्सपायरी वाला मैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू लूँ तो ये 3 रुपया होना चाहिए, ये 2 रुपया होना चाहिए, सॉरी। हाँ, अगर आप एक्सपायरी पे देख रहे हो तो 2 रुपए हो जाएगा। अगर मेरे को आज के आज अगले 15 मिनट में ये मूव मिल गया तो 15 मिनट में इसकी प्रिसाइज्ड वैल्यू कहां तक पहुंचेगी? ये अपूर्वा जी आप बताइए मुझे, आपके हिसाब से क्या होगी? ये हम विदाउट द अदर इंफॉर्मेशन, जैसे कि कितने दिन बचे हैं एक्सपायरी को, वॉलेटिलिटी कितनी है, डेल्टा क्या है, गामा क्या है, वगैरह वगैरह, इन सब का अगर हमें इनपुट्स मिलेगा तो ही हम ये बता पाएंगे कि प्रिसाइसली आफ्टर 15 मिनट्स और आफ्टर 1 आवर क्या प्राइस हो सकती है। सो दैट इज़ अगेन एन एस्टिमेशन। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जो हमारा एस्टिमेशन हो उसी प्रकार से प्राइसिंग चलती हो, खास करके इलिक्विड जो ऑप्शंस होते हैं उसमें। करेक्ट करेक्ट। सो यहाँ मेरा ये क्वेश्चन पूछने का पॉइंट ये था कि कई सारे लोग कॉल बाय तो कर लेते हैं या पुट बाय तो कर लेते हैं, बट उनको टारगेट रखना नहीं आता है। अगर जैसे उनका स्पॉट में टारगेट है कि मार्केट अगर 102 चला जाए तो मुझे एग्जिट करना है, तो ये एक कहां तक जाएगा, अप्रोक्सीमेट एक रेंज। जैसे अगर आज की ग्रीक कैलकुलेशन के बाद वो एक प्रिसिशन पॉइंट पे आ पाएंगे कि चलो लगभग लगभग 1 रुपया 80 पैसा से हो सकता है ये 2 रुपए 10 पैसे के बीच में आए, तो मैं यहाँ का टारगेट रख सकता हूं। तो ये कैसे हमने कैलकुलेट किया, क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, इसी की डिटेल स्टडी को हम ग्रीक्स बोलते हैं, और इसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। एजेंडा इस सेशन का ये है कि आज के सेशन के बाद या आने वाले 2 एपिसोड के बाद एक रिटेल ट्रेडर प्रिसाइजली टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी ऑप्शंस में रख पाएगा, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड what are the factors affecting option pricing. So अपूर्वा जी, again as a retail trader, क्योंकि मैं आपसे ही communicate कर पाऊंगा, you are the face of all the retailers who are watching this video. So मुझे आपको पूछना है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं आपके हिसाब से जो एक ऑप्शन की प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला तो है उसका अंडरलाइन का जो प्राइस है, वो अंडरलाइन प्राइस, हाँ, उस स्टॉक का खुद का भाव, राइट। जी, नेक्स्ट फिर आएगा डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। ये सब तो ग्रीक से, इनको भगा दीजिए। अभी अपन एक रिटेलर की तरह सोचते हैं कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑप्शन की प्राइसिंग को। एक है एक्सपायरी की टाइम, राइट, दिन, कितने दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं,
उसके अलावा क्या इफेक्ट हो सकता है? स्ट्राइक, हम कौन से स्ट्राइक पे जा रहे हैं, अलग अलग स्ट्राइक की अलग अलग प्राइसिंग होगी, राइट। उसके अलावा क्या कोई और फैक्टर्स भी हैं? वॉलेटिलिटी कितनी है? बिल्कुल, बहुत सही। वॉलेटिलिटी कितनी है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कम वॉलेटाइल होगा तो प्रीमियम कम होगा, ज्यादा वॉलेटाइल होगा तो ऑप्शन के प्रीमियम भी ज्यादा होंगे। कैसे, हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। और एक और फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स की वजह से कॉल या पुट के प्राइसेस ऊपर या नीचे जाते हैं। मैंने एक टेबल बना रखा है, ये इंपैक्ट ऑफ ऑप्शन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों पे डिपेंडेंट है। पहला, एक्सरसाइज प्राइस यानी कि स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय लेटर के लेटर से हम स्ट्राइक प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। अगर आप कभी कॉम्प्लिकेटेड ग्रीक्स की मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में जाएंगे तो वहां के मेंशन रहेगा। के का मतलब है स्ट्राइक प्राइस। आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, सबको हम डिटरमाइन करते हैं के से। अब अगर स्ट्राइक प्राइस बढ़ रहा है तो कॉल के प्राइसेस घट जाएंगे, पुट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 100 रुपए का अगर स्टॉक है और अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस है 105, 110, 115, तो जैसे जैसे मेरे स्ट्राइक प्राइसेस बढ़ रहे हैं इनकी कॉल की वैल्यूज कम रहेगी। अपूर्वा जी सही है? यस। जैसे इसकी वैल्यू शायद 60 पैसे हो, इसकी वैल्यू 40 पैसे हो, इसकी वैल्यू 20 पैसे हो। तो हमने एक टेबल बनाया टू जितना रिलेट, जितना 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 हम दूर जाते जाएंगे उतना प्रीमियम गिरता जाएगा, उतना प्रीमियम कॉल में कम होगा और पुट में क्योंकि वो में इन ज्यादा द हो मनी है तो वो बढ़ जाएगा, जाए। राइट। तो अगर एक्सरसाइज प्राइस बढ़ रहा है तो कॉल जो है, कॉल के प्राइसेस गिर जाएंगे, पुट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, स्ट्राइक प्राइस के अलावा क्या फैक्टर इंपैक्ट करता है? स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब है अंडरलाइंग प्राइस। स्पॉट प्राइस को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं एस नॉट, एस के नीचे एक छोटा सा ओ। एस नॉट को हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस, यानी कि मार्केट में जो भी स्पॉट का भाव है, कैश का भाव है। अगर स्पॉट या कैश या मार्केट का भाव ही बढ़ रहा है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि कॉल बढ़ेगा और पुट घटेगा। इफ मार्केट गोज अप, कॉल गोज अप एंड पुट गोज डाउन। तो ये वाला टेबल आई थिंक काफी सिंपल है। नेक्स्ट, टाइम टू एक्सपायरी। अब हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम नजदीक आता है एक्सपायरी के, वैसे वैसे कॉल और पुट दोनों के ही भाव घट जाते हैं। और अगर टाइम टू एक्सपायरी ही बढ़ जाए, अगर टाइम टू एक्सपायरी हमारे पास ज्यादा है तो कॉल का भी प्रीमियम बढ़ेगा, पुट का भी प्रीमियम बढ़ेगा। ये सारे पैरामीटर्स मैं बढ़ाऊं तो क्या होगा, ये कंडीशंस में बता रहा हूं। तो अगर मैं टाइम टू एक्सपायरी बढ़ा दूं तो कॉल का भी रेट बढ़ जाएगा, पुट का भी रेट बढ़ जाएगा। वॉलेटिलिटी, अगर मैं मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी लेके आ जाऊं, अनसर्टेनिटी लेके आ जाऊं, मार्केट आज 5% ऊपर जा रहा है, कल 8% नीचे जा रहा है, परसों 15% ऊपर जा रहा है, तो अगर मैं वॉलेटिलिटी बढ़ा दूं तो अनसर्टेनिटी की वजह से ऑप्शन सेलर चाहेगा कि वो महंगे से महंगा बेचे अपने रिस्क को एडजस्ट करने के लिए। तो उसकी वजह से कॉल में भी अनसर्टेनिटी ज्यादा, पुट में भी अनसर्टेनिटी ज्यादा, यानी कि प्रीमियम बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट, इस पे हम आएंगे डिटेल में, इसमें थोड़ी देर में हम डिटेल में आते हैं, और डिविडेंड पे भी थोड़ी देर में हम डिटेल में आते हैं। बट कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर इन पैरामीटर्स को बढ़ा दें तो कॉल और पुट पे क्या इंपैक्ट आएगा, इसको ही हमने यहां पे टेबल में लिखा है। और इसी को फैंसी वे में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो उसी को हम ग्रीक्स बोलते हैं। यानी कि एक्सरसाइज प्राइस से कितना प्रिसाइज चेंज आएगा, स्पॉट प्राइस से कितना प्रिसाइज चेंज आएगा, टाइम टू एक्सपायरी से कितना प्रिसाइज चेंज आएगा, वॉलेटिलिटी से कितना प्रिसाइज चेंज आएगा। अगर इन सारे मैथमेटिकल मॉडल्स को मिला के अगर मैं एक फॉर्मूला बना दूं, मैं उसी को ऑप्शन ग्रीक्स बोलूंगा। अब आगे बढ़ने से पहले, ऑप्शन ग्रीक्स में डिटेल में जाने से पहले, मैं छोटा सा एक यहाँ पे क्यू दे देता हूं लोगों को, ताकि आप लोग कनेक्टेड रहेंगे मैं किस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं इस पूरे टॉपिक को। इन सारे ही वर्ड्स, इन सारे ही जो चीजें यहां मैंने लिखी हुई है, इन सारों की एक रिलेशन बनाई है हमने, ठीक है। इन इन रिलेशंस को ही हम ऑप्शन ग्रीक बोलते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स में आपने कई बार सुना होगा वर्ड लाइक डेल्टा, फिर गामा, फिर थीटा, फिर वेगा, फिर रो।
आपने ये सारी चीजें सुनी होगी ग्रीक्स में। अगर आपने नहीं सुनी है कोई बात नहीं, हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5 तरह के ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। क्या आपको पता है डेल्टा और एक्सरसाइज प्राइस का काम लगभग सेम, गामा और स्पॉट प्राइस का काम लगभग सेम है, थीटा और टाइम टू एक्सपायरी, वेगा और वोलेटिलिटी और रो और इंटरेस्ट रेट। यानी कि इन्हीं चीजों को मैंने एक फैंसी मैथमेटिकल क्या बोलते हैं फॉर्मूला बना दिया और उसको मैंने बोल दिया ग्रीक्स, और इनके चेंजेस के बेसिस पे मैं ऑप्शन ग्रीक्स की कैलकुलेशन कर पा रहा हूं। अपूर्वा जी यहां तक सब सही है? श्योर, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। अब आ यस। जाते हैं इंटरेस्ट रेट पे। इसका क्या महत्व है, इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है, क्यों ये जरूरी है ऑप्शंस में? कई सारे लोगों को अभी तक, आज तक भी प्रोबेबिलिटीज के बारे में पता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता है। अपूर्वा जी मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल वापस यहाँ पे लेता हूं, इसी स्लाइड पे एक एम्प्टी स्लाइड कर देते हैं इसको। मैं आपको पूछता हूं अगर एक स्टॉक 100 रुपए पे है यहाँ पे, उसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके हिसाब से? 50-50। 50-50, राइट। तो सबका आंसर यही होगा कि 50-50। हमें नहीं पता या तो ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। मैथमेटिकली अगर हमको बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना हो तो इट इज नेवर 50-50, इट इज 50 प्लस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ऑलवेज। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हम किसको बोलते हैं? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का ये मतलब है कि मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना है, मैंने कुछ पैसा लगा दिए, उसका मुझे अपने आप पैसा आता रहे। अब कई लोग इसको एफडी से कनेक्ट कर देते हैं, एफडी इज ए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बट बैंक भी भाग सकता है। तो एफडी से ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगा गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है और इट इज ऑलमोस्ट सिक्योर्ड। यहां पे पैसा लगाना इज लगभग रिस्क फ्री। अगर हमारी सरकार बोले कि हम 7% यील्ड देंगे आपको, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया का रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7% है? यानी कि मैंने अगर आज 1 लाख रुपए लगा दिए मार्केट में तो 7,000 रुपीज मुझे एक साल में मिल जाएंगे। अब इसका ऑप्शन से क्या कनेक्शन है, इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। क्यों रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को समझना है? पहली बात तो जैसे मान लो एक कंपनी 100 रुपए की, आज 100 करोड़ का आज उसका वैल्यू है, अगर वो कंपनी ना प्रॉफिट बनाए ना लॉस बनाए तो एक साल बाद क्या वो उसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ ही होगी? अगर कोई उस कंपनी में ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, जैसे ब्रेक इवन पे ही चलती रहे, तो क्या हम उसकी प्रोजेक्शन एक साल बाद भी 100 करोड़ की रखेंगे? द आंसर इज नो। यहां पे हमको क्या करना पड़ता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, एक अजम्पशन लेना पड़ता है, एक मैथमेटिकल अजम्पशन है। जैसे मान लो कि मेरा 100 करोड़ का बिजनेस है और मैं देख रहा हूं कि ना मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है ना मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे बिजनेस का एक मेजर चंक मैं इन्वेस्ट कर दूंगा एक ऐसी जगह से जहां से एटलीस्ट मुझे रिटर्न आ सके। वो चाहे मैं स्टॉक्स में डालूं, चाहे फ्यूचर्स में डालूं, चाहे म्यूचुअल फंड में डालूं, या सबसे सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न गवर्नमेंट बॉन्ड। और हर कंपनी ये करती है। जैसे मेरे पास भी, हमारी कंपनी में अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो हमने कुछ पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा रखा है, कुछ इक्विटी में लगा के रखा है, सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि एक कंपनी कितनी भी गई गुजरी क्यों ना हो, वो मिनिमम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जितना पैसा कमाने लायक तो होगी ही। कुछ नहीं तो अपना सारा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल के सो भी जाएगी तो उसका 100 करोड़ एक साल बाद 107 करोड़ बन जाएगा, अज्यूमिंग 7% रेट ऑन रिटर्न। यस और नो? यस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन। अगर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन भी गिन रहा हूं तो भी मुझे मैथमेटिकली 100 रुपए के स्टॉक को एक साल बाद 107 रुपए प्रोजेक्ट करना है। ये रियलिटी है, राइट। तो इसकी वजह से, इस चीज की वजह से आपको फ्यूचर प्राइसिंग भी थोड़ी ऊपर दिखती है हमेशा। अगर एक स्टॉक 200 रुपए का है तो एक महीने बाद का एक्सपायरी वाला फ्यूचर आपको शायद 201 रुपए पे देखने मिलेगा, राइट। तो ये 1 रुपया क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने इसमें
रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऐड कर दिया। यानी कि अगर ये कंपनी आज 200 रुपए की है, अपना सारा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल दें तो इस 200 रुपए की वैल्यू अगले एक महीने में 201 हो जाएगी। सिमिलरली हमको ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करनी होती है फ्यूचर में भी और ऑप्शन में भी, और उसका सबसे सिंपल सोर्स क्या है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न उतना ज्यादा स्टॉक का फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, राइट? अगर एक देश बोले कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में 50% दूंगा तो सारे बिजनेस वाले अपना सारा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा के छोड़ देंगे। सो इट इज अंडरस्टूड कि वो 50% तो ग्रो कर ही जाएगा उस पर्टिकुलर साल। सो 100 रुपए की चीज अगर 107 हो रही है तो यानी कि स्टॉक ऊपर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अगेन हम यहां पे आते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कॉल के फेवर में ज्यादा है, क्योंकि मार्केट में हमने ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेशन लगा ली कि मार्केट ऊपर जाएगा। वो प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव हो गई, 50 की जगह 53 54% हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप, 46% हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अगर 7 की जगह 10-12% हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप हो जाएगा शायद 56-57%, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन हो जाएगा सिर्फ 42 या 43%। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप बढ़ गया, अंडरलाइन पे प्रीमियम ज्यादा बढ़ गया, अंडरलाइन पे प्रीमियम बढ़ने की वजह से कॉल में प्राइस बढ़ गया और पुट में प्राइस घट गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक डिविडेंड पे आ जाते हैं। हमको पता है जिस दिन स्टॉक डिविडेंड अनाउंसमेंट होता है उस दिन क्या होता है, मार्केट उतने ही पॉइंट गिर जाता है। जैसे अगर 100 रुपए के स्टॉक पे कंपनी अगर 2 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करे तो ये 98 आ जाएगा। स्टॉक का नीचे आना का क्या मतलब है, अगर स्टॉक नीचे आया तो कॉल नीचे आएगा, पुट ऊपर जाएगा। जितना बड़ा डिविडेंड उतना ज्यादा स्टॉक नीचे आएगा और उतना ही ज्यादा पुट ऊपर जाएगा। सो डिविडेंड हैज ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द कॉल प्राइस। डिविडेंड अगर अनाउंस हुआ, मार्केट गिरा, उसकी वजह से कॉल घट गए और पुट बढ़ गए। ठीक है, सो डिविडेंड को हम मैथमेटिकल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, एक्सरसाइज प्राइस को के से, स्पॉट प्राइस को एस नॉट से, टाइम टू एक्सपायरी को टी से, वोलेटिलिटी को वी से, राइट, और इंटरेस्ट रेट को आर से। ठीक है, तो अब इन्हीं को हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूले में डाल के इसके सारे ग्रीक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है हम उसको बोलेंगे ब्लैक-स्कोल्स कैलकुलेटर। यानी कि इस कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला में ये सारे पैरामीटर्स ऐड होके हमको एक आंसर मिला। तो ब्लैक-स्कोल्स कैलकुलेटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दिखने में, ये कुछ इस तरह का दिखता है। हम ट्राई करेंगे फॉर्मूले से हम जितने दूर रहे उतने दूर रहें, इन चीजों को मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसकी रिलेशन को समझ जाए, यहां से ग्रीक्स उठा ले, यही हमारे लिए काफी है। कॉल का फॉर्मूला ये है, इतना कॉम्प्लिकेटेड, एस नॉट मतलब स्पॉट प्राइस एन डी वन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D1। D1 के लिए एक अलग सा ही फॉर्मूला बना दिया है। D1 का फॉर्मूला और इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लॉग ऑफ एस नॉट डिवाइड बाय के, यानी कि स्ट्राइक प्लस प्लस आर, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस सिग्मा, वोलेटिलिटी डिवाइड बाय 2T, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, डिवाइड बाय सिग्मा अंडर स्क्वायर ऑफ टी। इसके बाद जो मिलेगा उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डाल के माइनस के ई टू द पावर ऑफ माइनस आर टी एन डी टू, इतना जब हम करते हैं तब जाके हमको थ्योरेटिकल कॉल वैल्यू मिलती है। अगर हमको ये सारी चीजें नहीं करना है तो सैमको हैज अ ब्यूटीफुल ऑप्शन फेयर प्राइस कैलकुलेटर, उसके बैकएंड में ये सारी चीजें कैलकुलेट हो जाती है, हम उसको भी डिटेल में देखेंगे आगे चल के, राइट। सो ये कॉल का फॉर्मूला है। सिमिलरली पुट का फॉर्मूला उससे थोड़ा उल्टा है। पुट का फॉर्मूला ये है, पुट में सेकंड फैक्टर पहले आता है, फर्स्ट फैक्टर बाद में आता है। कॉल में चलते हैं, कॉल में देखो आप एस नॉट एन डी वन पहले आ रहा है, फिर माइनस के इंटू द पावर ऑफ माइनस आर टी एन डी टू, ये फर्स्ट फैक्टर है और ये सेकंड फैक्टर है कॉल में। पुट क्योंकि उल्टा है तो पुट में क्या हो रहा है, सेकंड फैक्टर पहले आ रहा है, फर्स्ट फैक्टर बाद में आ रहा है, और यहाँ D1 की जगह माइनस, D1 D2 प्लस में थे, यहाँ माइनस में। ये बेसिकली मैथमेटिकल क्या बोलते हैं डिफरेंस है, बट हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखते हैं सारे के सारे रिलेशंस को, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेल्टा। सो पूर्व जी अगर आप बोले तो हम स्टार्ट करते हैं डेल्टा को।
यहां तक चीजें क्लियर है, राइट? यस, एब्सोल्युटली क्लियर है। परफेक्ट। सो डेल्टा अपन समझते हैं। डेल्टा का क्या मतलब है? डेल्टा के नीचे मैंने आपको याद रखवाने के लिए एक वर्ड लिखा है, स्पीड। डेल्टा का मतलब है कि एक कॉल या एक पुट कितनी तेजी से ऊपर या नीचे जाएगा, उस स्पीड को हम बोलते हैं डेल्टा। जैसे अगर 100 रुपए का कोई स्टॉक है और उसका 100 रुपए का कॉल है, और वो कॉल का वैल्यू है मान लीजिए 2 रुपया, और अगर 100 रुपए से स्टॉक अगर 101 हो गया, और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल भी ऊपर जाएगा, तो ये 2 से शायद हो जाए 2 रुपए 50 पैसे। तो ये जो 50 पैसे ऊपर गया है, ये इसकी स्पीड है। यानी कि हर 1 रुपए के चेंज पे कॉल कितना पैसा बढ़ रहा है? 50 पैसा। तो यहां हम इसको बोलते हैं, इसकी डेल्टा है 0.5। डेल्टा इज नथिंग बट फॉर एवरी 1 रुपी चेंज इन द अंडरलाइन, हाउ मच विल द कॉल और पुट चेंज बाय। ठीक है? अगर मार्केट 1 रुपया बढ़ा तो उस पे उसके प्रोपोर्शन में कॉल कितने रुपए बढ़ेगा या घटेगा। अब जितने दूर का ओटीएम कॉल होगा उसमें उतना प्रीमियम कम होगा और वो उतना कम बढ़ेगा। जितना अंदर आईटीएम का कॉल होगा वो उतना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर 95 का कॉल अभी चल रहा हो मान लीजिए 6 रुपए पे, और अगर 100 से 101 हो गया तो ये शायद 6 से 6 रुपए 80 पैसा हो जाए। यानी कि इन द मनी कॉल का डेल्टा काफी बड़ा है कंपेयर टू एट द मनी। सिमिलरली 105 का कॉल जो है वो होगा शायद मान लीजिए 80 पैसे पे होगा, और अगर ये 100 से 101 हो जाए तो ये शायद 80 पैसे से शायद 1 रुपया ही बढ़े। तो इसका डेल्टा है 0.2, इसका डेल्टा है 0.5, और इन द मनी का डेल्टा है 0.8। यानी कि इन द मनी स्ट्राइक्स के डेल्टा ज्यादा होगा, एट द मनी स्ट्राइक का डेल्टा 0.5 होगा, और आउट ऑफ द मनी का जो डेल्टा है वो 0.5 से कम होगा। ठीक है? अब कुशल जी, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारे शायद ऐसा हो सकता है बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी भी शायद पता ना हो, तो एक आप क्विकली 1-2 मिनट में ये कंसेप्ट अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो 100% मैं ये कर देता हूं। एक मैंने व्हाइट बोर्ड ले लिया यहाँ पे। ठीक है? जैसे मान लेते हैं 100 रुपए का स्टॉक है। ठीक है? कॉल और पुट जो है वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है? कौन से? इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। आपने कई बार न्यूज में या कई यूट्यूब वीडियोस में भी सुना होगा इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या है, बहुत ही आसान तरीका है कोरिलेट करने का। हमको ये पता है कि मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल ऊपर जाता है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, ऊपर की डायरेक्शन में एक एरो डाल देता हूं ऐसे, और जो मार्केट का भाव है उसको यहां लिख दूं। 100 रुपए चल रहा है तो 100 रुपए लिख दूं। 100 रुपए के नीचे जितने स्ट्राइक है सबको इन द मनी बोलना है। जैसे 95, 90, 85, 80, ये सारे इन द मनी कॉल्स हैं। ऊपर के स्ट्राइक्स 105, 110, 115, ये जो स्ट्राइक्स आपको ऑप्शन चेन पे दिखेगी ये आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। इस चीजों को डिटेल में समझने के लिए एनएससी इंडिया पे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी का जैसे क्या रेट चल रहा है, निफ्टी का रेट यहाँ पे चल रहा है, एक ऑप्शन चेन में चलते हैं सबसे पहले। निफ्टी का रेट चल रहा है 20,180 के आसपास। तो आप देखोगे कई सारे स्ट्राइक्स है हमारे पास, 80,000, 18,100, 18,150, 18,200, 18,250। हर स्ट्राइक के बीच में 50 रुपए का यूनिफॉर्म डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं स्ट्राइक स्टेप, और ये सारी की सारी जो नंबर्स है इनको बोलते हैं स्ट्राइक्स। जब हमको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो हमको इन्हीं स्ट्राइक में से किसी एक स्ट्राइक का कॉल या पुट खरीदना या बेचना है। मैं अपने मन से स्ट्राइक्स नहीं बना सकता। मैं 18,122 का कॉल नहीं बना सकता, मैं 18,240 का पुट नहीं बना सकता। एक्सचेंज ने डिसाइड कर रखा है ये सारी स्ट्राइक्स। अब कॉल के केस में क्या होता है कि जो प्राइस है उस प्राइस के सबसे नजदीक वाला कॉल या पुट उसको हम एट द मनी बोलते हैं। यानी कि वो स्पॉट के बिल्कुल नजदीक है, एट दैट प्राइस है, उसको एट द मनी बोलेंगे। और इस स्ट्राइक, इस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे वाले कॉल्स
को हम इन द मनी बोलते हैं और ऊपर वाले कॉल्स को एट द मनी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डेफिनेशन लिखना पड़े यहाँ पे इन द मनी कॉल का, यहाँ पे आईटीएम, एटीएम और ओटीएम लिख, सो सी एंड पी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इनका डिफरेंस, ठीक है। इन द मनी का क्या मतलब है, अगर को जैसे मैंने क्या बताया ऑप्शन ग्रीक्स में, स्ट्राइक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, स्पॉट प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं एस नॉट से, ठीक है। तो इन द मनी में रिलेशन क्या होगा, अगर स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन स्पॉट प्राइस, यानी कि कोई भी स्ट्राइक स्पॉट प्राइस से कम हुई, उसका नाम हम बोलेंगे वो इन द मनी है। एंड पुट में एकदम उल्टा, क्योंकि कॉल और पुट एक दूसरे के विपरीत है, उल्टे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इफ स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस, तो वो सारे स्ट्राइक्स को क्या बोलेंगे, इन द मनी। सिमिलरली एट द मनी का क्या है, एट द मनी में ये है कि अगर स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू और नियरली इक्वल टू, द नियरेस्ट वन इज कॉल्ड एज एट द मनी। पुट का भी डेफिनेशन सेम है, नियरेस्ट वन, नियरेस्ट वन। और ओटीएम और आईटीएम एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि इफ स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस, उसको हम ओटीएम कॉल बोलेंगे, इफ स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन स्पॉट प्राइस, उसको हम ओटीएम पुट बोल देंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि इन द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट की डेफिनेशन सेम है, आउट ऑफ द मनी कॉल और इन द मनी पुट की भी डेफिनेशन सेम है। एक्सचेंज में भी अगर हम चले जाएं, थोड़ा सा नीचे चले जाएं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, और आप देखोगे यहाँ पे कलर वेरिएंस दिख रहा है, कुछ स्ट्राइक्स ग्रे में है, कुछ व्हाइट में है, राइट। तो ये जो ग्रे में है, या सॉरी जो येलो में डार्क सा येलो सा कलर है, ये सारे इन द मनी स्ट्राइक्स हैं, और जो व्हाइट के स्ट्राइक्स है वो सारे एट द मनी स्ट्राइक, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स हैं, राइट। सो नजदीक वाला सबसे 20,180 के 20,200 होगा। सो 20,200 का अगर मुझे डेल्टा पता करना है, तो यूजुअली उसका डेल्टा जो है वो 0.5 होगा। सो सबसे पहले जैसा कि मैं बोल रहा था, हम डेल्टा की बात करते हैं, तो अगर जैसे निफ्टी का प्राइस है 20,180, तो इसके सबसे नजदीक वाला स्ट्राइक है 20,200, और 20,200 का कॉल जो है, क्योंकि ये एट द मनी है, ये होगा लगभग 0.5, ठीक है। अभी हम सिर्फ कॉल की बात करते हैं, पुट को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। सिमिलरली 20,300, 20,400, 20,500, इन सबके डेल्टा 0.5 से कम होंगे। क्यों, देखते हैं, समझते हैं इस एनएससी की ऑप्शन चेन में जाके। यहां पे आप देखोगे तो भाव क्या चल रहा है, 20,180, ठीक है। 20,200 का कॉल का वैल्यू क्या चल रहा है, ये देखते हैं। 20,200 का कॉल का वैल्यू चल रहा है 99 रुपीज। 20,250 का कॉल का वैल्यू क्या चल रहा है, 72। 20,300 के कॉल का वैल्यू चल रहा है 50। तो जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं, कॉल की वैल्यू घट रही है। और इन द मनी में आप देखो, थोड़ा अगर अंदर चले जाए, 20,200 से अंदर 150 पे चले जाए तो 131, 100 पे चले जाए 166, 20,050 पे चले जाए तो 205, सो फोर्थ एंड सो। तो इन द मनी में कॉल के रेट्स बढ़ रहे हैं, आउट ऑफ द मनी में कॉल के रेट्स घट रहे हैं, राइट। सो अब जैसे कि अब आप यहाँ पे अगेन यहाँ पे जैसे देखते हैं, एक 99 रुपीज का स्ट्राइक है, एक 72 रुपीज का स्ट्राइक है, और एक 131 रुपीज का स्ट्राइक है। 99 रुपीज का स्ट्राइक हो गया एट द मनी, इन द मनी स्ट्राइक हो गया 130 रुपीज का, और आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक हो गया मान लो 72 या 73, जो भी रुपया का रेट था। अब अगर यहां से 100 रुपए मार्केट बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा फायदा इन द मनी में होगा, क्योंकि इन द मनी उससे प्रोपोर्शनली ज्यादा बढ़ेगा। जैसे अगर यहाँ 100 रुपए बढ़ा, तो शायद ये 70 रुपए बढ़ जाए, ये 130 से 200 हो जाए, ये सिर्फ 50 रुपए बढ़ेगा, ये 100 से हो सकता है ये 150 हो जाए, और ये शायद 30 रुपए ही बढ़े, ये 72 से हो सकता है ये 100 रुपए हो जाए। तो आउट ऑफ द मनी हमेशा क्या होता है, आउट ऑफ द मनी हमेशा कम क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंगली चलता है अंडरलाइन के, इसी को हम स्पीड बोलते हैं। आउट ऑफ द मनी की स्पीड एट द मनी से कम होती है, एट द मनी की स्पीड इन द मनी से कम होती है। स्पीड को मेजर करने का जो
क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडल है, उसी को हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा ऑफ एटीएम इज 0.5, delta of ITM, all the ITMs are greater than 0.5. It can be 0.6, 0.7, 0.8 और it can maximum go to 1. 1 से ज्यादा हम नहीं जा सकते। 1 का मतलब है ₹1 स्पॉट में बढ़ा तो ₹1 कॉल में भी बढ़ा, में भी बढ़ गया। एग्जैक्टली। और आउट ऑफ द मनी में क्या है, डेल्टा की वैल्यू कम होती जाएगी, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, सो फोर्थ एंड सो ऑन। अब आगे चलने से पहले हम इन नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये नंबर 0.5 डेल्टा? डेल्टा मैंने एट द मनी का डेल्टा बोल दिया 0.5। अपूर्वा जी, क्या आप एक गेस ले सकते हो कि ये 0.5 क्या रिप्रेजेंट करता है? क्यों एट द मनी का वैल्यू 0.5 है? क्यों कुछ और नहीं है? कुछ और भी तो हो सकता था, 0.6 भी हो सकता था, 0.8 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, 40 भी हो सकता था। क्यों है ये 0.5 एटीएम? मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली। सो कई सारे लोग जो जो समझते हैं कि मुझे ऑप्शन ग्रीक्स में सब आता है, उनको जब एक ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ दो कि डेल्टा की वैल्यू 0.5 रखने की क्या जरूरत है एटीएम की, तो उनको पता ही नहीं है क्यों है ये। क्योंकि लोगों को एब्सोल्यूट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं चीजों की। ऊपर ऊपर से सबको सब कुछ आता है, अंदर से किसी को कुछ नहीं आता। 0.5 डेल्टा क्या है? डेल्टा एक प्रोबेबिलिटी का पैरामीटर है। ये जो डेल्टा है, इसको क्यों बनाया गया है? ये एक प्रोबेबिलिटी पैरामीटर है। ये मुझे बताता है मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि किसी भी स्ट्राइक की इन द मनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट? अब इसको थोड़ा सा क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए 2200 का एटीएम, मैंने 0.5 बोला, इसका मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्राइक की इन द मनी होने की प्रोबेबिलिटी है 50%। 1 इज इक्वल टू 100%, 0.5 इज इक्वल टू 50%। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। जैसा आपने भी मुझे बताया था कि ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, लगभग 50%। नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, लगभग 50%। तो ये जो कॉल है, ये शायद ऊपर चला जाए और ये इन द मनी हो जाए, या शायद नीचे जाके प्राइस अगर नीचे चला गया तो ये एटीएम से ओटीएम में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके डेल्टा 0.5 का मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी इन द मनी होने की सिर्फ 50% है। दैट्स इट। अब आगे चलते हैं, एक कदम आगे चलते हैं। 20,300 कॉल की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है इन द मनी? 20,200 से कम, क्योंकि अगर मार्केट शायद ₹50 भी ऊपर चला जाए तो भी ये इन द मनी नहीं होगा। ₹100 भी चला जाए तो भी ये इन द मनी नहीं होगा, तो भी ये सिर्फ एट द मनी होगा। ₹100 के ऊपर जाएगा, शायद ये 20,350 या ऐसा कुछ हो जाए, तब जाके ये इन द मनी कहलाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 50 से भी कम है। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी शायद 40%। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है वो हम बाद में मैथमेटिकल फॉर्मूला से देखेंगे, बट जनरली आप समझ पा रहे हो कि इसकी 50 से कम है। 20,400 की प्रोबेबिलिटी इससे भी कम होगी, बिल्कुल। इसकी प्रोबेबिलिटी शायद होगी 30%। 20,500 की प्रोबेबिलिटी शायद होगी 20%, सो फोर्थ एंड सो ऑन। इन द मनी में आ जाते हैं। 20,100 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इन द मनी हो? वो तो ऑलरेडी इन द मनी है। मार्केट को अगेंस्ट 100-150 पॉइंट टूटना पड़ेगा तब जाके वो इन द मनी से बाहर आए। तो उस मार्केट के 100 पॉइंट टूटे और उसके बाद हम आउट ऑफ द मनी जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इसकी इन द मनी रहने की प्रोबेबिलिटी 50 से थोड़ी ज्यादा है। हो सकता है वो 60% हो। 20,200 की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है, तो ये 0.7, सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो ये जो डेल्टा की वैल्यू है, ये आपको क्या बता रही है? ये बता रही है प्रोबेबिलिटी, कि क्या प्रोबेबिलिटी है ये स्ट्राइक एक्सपायरी तक इन द मनी हो सकता है। क्लियर है सर? तो अभी हम लोग को समझ में आ गया डेल्टा की वैल्यू। इनफैक्ट सैमको के मोबाइल ऐप के अंदर ये सारे डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा की सारी वैल्यू हर स्ट्राइक की आपको डिटेल में मिल जाती है। किसी और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ही नहीं है।
हम एक बार सारे कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर सारे ग्रीक्स को ऑप्शन चेन के सैमको के अंदर ही देख के हम प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट यहां से यहां गया तो प्रीमियम कितना ऊपर जाएगा। ठीक है अपूर्वा जी? तो यहां तक सब कुछ क्लियर है, राइट? आप समझ पाए मैं क्या समझाना चाह रहा था, राइट? डेल्टा को हम स्पीड बोलते हैं। अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है डेल्टा ऑफ द कॉल इज ND1, जहां D1 की डेफिनेशन है लॉग ऑफ S नॉट डिवाइड बाय K प्लस R प्लस सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू T डिवाइड बाय सिग्मा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T। तो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, हमको डेल्टा का मतलब समझ में आ गया, दैट्स इट। डेल्टा का ग्राफ है ये। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे एट द मनी से, वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 16 रुपए का एक कोई स्टॉक है, जैसे मान लो 16 रुपए का कोई एक स्टॉक है, तो 16 कॉल की वैल्यू है 0.5, 17 कॉल की वैल्यू उससे कम होगी, सॉरी ये स्टॉक प्राइस है जी हाँ। तो ये स्टॉक प्राइस अगर बढ़ गया 16 से 17 हो गया, तो 16 कॉल की जो वैल्यू है, 16 कॉल इन द मनी हो जाएगा, तो उसकी डेल्टा 0.6 हो जाएगी, फिर 0.7 हो जाएगी। जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा की प्राइस बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी कि 16 का कॉल जो वो डीप इन द मनी चला जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यहाँ कॉल की वैल्यूज यहाँ पे देखते हैं अपन, ठीक है? ये पुट की वैल्यूज है। कॉल और पुट एक दूसरे के विपरीत है, तो कॉल हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, पुट हमेशा नेगेटिव में रहेगा। क्यों? डेल्टा को हम एक पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी की तरह देखते हैं, यानी कि for every 1 rupee stock goes up, how much will the corresponding option go up by? यानी कि अगर 100 रुपए का कोई एक स्टॉक है, तो उसमें अगर 1 रुपए बढ़ाया हमने, तो 100 रुपए कॉल का क्या हालत होगा और 100 रुपए पुट का क्या हालत होगा, उसी को हम डेल्टा में मेजर करते हैं। 100 रुपए का कॉल ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, इसलिए इसका डेल्टा जो है वो पॉजिटिव होगा। 100 का पुट जो है वो घटेगा, इसलिए इसका डेल्टा हमेशा नेगेटिव होगा। डेल्टा ऑफ कॉल इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा ऑफ पुट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, यही रिप्रेजेंट हुआ है इस ग्राफ में। अब ग्राफ में देखो 0 से -1 तक है, -1, -0.2, -0.3, -0.4 से -1 तक आया है पुट का डेल्टा। कॉल का डेल्टा पॉजिटिव में है, राइट? तो ये ब्रीफली आपको एक विजुअलाइजेशन देने के लिए हमने एक ग्राफ बनाया। आगे चलते हैं, डेल्टा की बात हो गई, नेक्स्ट है गामा। अब गामा पे जाने से पहले वापस चलते हैं अपने सबसे पहले वाले टेबल पे। एक्सरसाइज प्राइस यानी कि स्पॉट की अंडरलाइन पे ही डेल्टा डिपेंडेंट था, मैंने बोला, और ये रिलेशन अभी हमने प्रूव कर दिया, राइट? स्पॉट जितना ऊपर जाएगा डेल्टा की वैल्यू उतनी ही अकॉर्डिंगली इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी की चेंज होती जाएगी। तो उसी को हम फैंसी वे में बोलते हैं कि एक्सरसाइज प्राइस का मैथमेटिकल मॉडल ही डेल्टा है। अब स्पॉट प्राइस यानी कि अंडरलाइंग प्राइस के बढ़ने पे जो डेल्टा में या प्रीमियम में डिफरेंस आता है उसको हम गामा बोलते हैं। तो डेल्टा अगर स्पीड है तो गामा क्या है? एक्सेलरेशन है। यानी कि मार्केट, यानी कि आपकी कार एक 40 की स्पीड पे कॉन्स्टेंटली जा रही थी, अब आपने एक्सेलरेट दबा दिया, वो 40 से होके 50, 60, 70 हो गई आपकी कार की स्पीड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गामा या एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की क्यों जरूरत है ये हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब हम एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल तो हमने ले लिया। अब हम अज्यूम करते हैं 100 रुपए का स्टॉक अगले आने वाले 5 से 6 दिन में बढ़ के 105 हो गया, फिर धीरे धीरे बढ़ के 110 हो गया। चलिए यहां तक हो गया। तो अब जो कॉल था इसका, उसमें कैसे किस तरह के बिहेवियरल चेंज आए होंगे उनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 कॉल थे, एक 100 रुपए का कॉल था और एक 105 रुपए का कॉल था, ठीक है? ये मैंने लिया डे 1 पे, अपन अभी बात कर रहे हैं डे 1 पे। डे 1 पे भाव क्या चल रहा था? 100 रुपए। तो 100 रुपए पे जब डे 1 पे था, तो मान लीजिए 100 रुपए का कॉल था 2 रुपए पे और 105 रुपए का कॉल था मान लीजिए 1 रुपए पे। अब हमको पता है एटीएम का डेल्टा 0.5 यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी पे होता है, यानी कि फॉर एवरी 1 रुपी स्टॉक गोज अप बाय, तो ये 100 रुपए का कॉल विल ऑल्सो गो अप बाय 0.5, इसका डेल्टा 0.5 है। मैं ये आउट ऑफ द मनी है तो इसका डेल्टा 0.5 से कम होगा, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसका डेल्टा मान लेते हैं 0.3 है, ठीक है?
अब अगर प्राइस 5 रुपए ऊपर चला गया तो ये 2.5 रुपए ऊपर जाएगा और ये 1.5 रुपए ऊपर जाएगा। अपूर्वा जी सही है? 5 इंटू 0.3 होगा यहाँ पे और ये 5 इंटू 0.5 होगा, तो ये 2 से बढ़ के 4.5 हो जाएगा, 2.5 रुपए बढ़ेगा यहाँ पे, है ना? और ये 1.5 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो ये 2.5 हो जाएगा। अपूर्वा जी सही है यहाँ तक? यस। अगले दिन की बात करते हैं। 105 रुपए मार्केट चल रहा है और 105 रुपए का ही कॉल है। कल हमने 100 रुपए के एट द मनी कॉल की डेल्टा की वैल्यू क्या बोली थी? 0.5। तो कायदे से आज 105 की डेल्टा 0.5 हो जानी चाहिए। 0.3 अब नो लॉन्गर ट्रू, क्योंकि एट द मनी हो गया ना। डे 2 की बात कर रहे हैं, डे 2 पे अभी 105 एटीएम है, तो ये डेल्टा जो है 0.3 से 0.5 हो गया। ये स्पीड से एक्सेलरेशन पकड़ लिया, एक स्पीड पे जाने की जगह वो एक्सेलरेट हो गया। अब हर 1 रुपए मार्केट ऊपर जाने पे ये 30 पैसा नहीं बढ़ेगा, अब ये 50 पैसा बढ़ने लगेगा। सिमिलरली कल का जो डेल्टा जिसका वैल्यू 0.5 था, हो सकता है आज उसकी वैल्यू 0.7 हो गई। कल तक तो वो हर 1 रुपए पे 50 पैसे बढ़ रहा था, बट आज वो हर 1 रुपए बढ़ने पे 70 पैसे बढ़ेगा। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा है, इसको हम गामा बोलते हैं। तो गामा का मतलब है फॉर एवरी 1 रुपी चेंज इन द अंडरलाइन हाउ मच विल द डेल्टा चेंज बाय। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं गामा जो है वो डेल्टा का डेरिवेटिव है। सबसे पहले तो अपने पास क्या है? स्पॉट प्राइस। अब स्पॉट प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे डेल्टा का प्राइस डेल्टा की वजह से ऊपर चले जाते हैं। स्पॉट प्राइस पे डिपेंड करता है डेल्टा, डेल्टा पे डिपेंड करता है गामा। ठीक है, सो गामा इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज डिपेंड्स अपॉन द स्पॉट प्राइस। तो ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, सो अगर गामा जो है मान लीजिए है 0.1, यानी कि फॉर एवरी 1 रुपी चेंज डेल्टा विल ऑल्सो चेंज बाई 0.1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर 100 रुपए का स्टॉक है और अगर 100 रुपए का कॉल है जिसकी डेल्टा है 0.5 और इसका वैल्यू है मान लीजिए 2 रुपए। अब ये 100 रुपए से 101 हो गया तो ये 2 रुपए से हो जाएगा 2.5 और गामा के आने की वजह से डेल्टा भी हो जाएगा 0.6। अब अगला 1 रुपए जब बढ़ेगा तो हम 60 पैसा बढ़ेंगे, 50 पैसा नहीं बढ़ेंगे, अब हम 60 पैसा बढ़ेंगे, या 3 रुपए 10 पैसा हो जाएगा और डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा 0.7। अगले 1 रुपए पे हम क्या करेंगे? 70 पैसे बढ़ेंगे, सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा है ये भी इंपैक्ट करता है ऑप्शन प्रीमियम पे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा को ही हम गामा बोलते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा क्यों होता है? क्योंकि अंडरलाइंग प्राइस बढ़ रही है, राइट? तो अगर मैं वापस उस पीपीटी पे चले जाऊं, देखो कितना आसान हो गया अब ऑप्शन ग्रीक्स सीखना और समझना। गामा तो एक एक्सेलरेशन है। वापस यहां पे आ जाते हैं, ये देखो स्पॉट प्राइस के बढ़ने पे क्या आया बीच में? गामा, है ना? स्ट्राइक प्राइस के बढ़ने पे क्या आ रहा था? डेल्टा। अब डेल्टा स्पीड था तो गामा एक्सेलरेशन था। और गामा का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अपने को समझने की जरूरत नहीं है। अपन ने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ लिया गामा का कहाँ यूज है, इनफ। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बाय हार्ट करके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हमको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये गामा का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, यानी कि जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया था 16 रुपए का स्टॉक और 16 रुपए का स्ट्राइक, तो ये जैसे 16 रुपए का स्टॉक प्राइस है तो गामा हमेशा एट द मनी का सबसे हाईएस्ट होगा। एक्सेलरेशन हमेशा एट द मनी में ज्यादा मिलेगी। एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा एट द मनी, ये देखो ये एट द मनी है, ये सारे आउट ऑफ द मनी है, ये सारे आउट ऑफ द मनी है और ये इन द मनी है। आउट ऑफ द मनी और इन द मनी में एक्सेलरेशन एक बराबर से कम होती जाती है। ठीक है, एक्सेलरेशन कम होती जाती है। सबसे हाईएस्ट एक्सेलरेशन कहां पे है? एट द मनी। ठीक है अपूर्वा जी, तो यहां तक सब कुछ क्लियर है अपूर्वा जी? मेरा एक सवाल है कि बहुत बार हम सुनते हैं कि गामा बर्स्ट,
ये गामा बस्ट हो गया, गामा बस्ट हो गया, तो ये एक्चुअली गामा कोई गुब्बारा है कि जो बस्ट हो जाता है? गामा का बस्ट का क्या मतलब है इसको? सो इसका मतलब समझाइए हमें। बिल्कुल, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। ठीक है, गामा बस्ट का क्या मतलब है? अब आपने गामा बस्ट का मेनली सुना होगा एक्सपायरी के दिन, अपूर्वा जी। एक्सपायरी के दिन के अलावा कोई गामा वामा का लेक्चर या ज्ञान नहीं छाड़ेगा आपको। जिस दिन एक्सपायरी है या एक्सपायरी के एक आध दिन पहले, क्यों? जैसे मान लीजिए आज एक्सपायरी को 15 दिन बाकी है, ठीक है, तो 2 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। बट अगर एक्सपायरी का दिन हो तो क्या एट द मनी का रेट 2 रुपए होगा? नहीं, उस दिन शायद क्योंकि एक्सपायर होने वाला है तो वो शायद 50 पैसे पे चल रहा होगा, राइट? अब अगर ये मार्केट ऊपर बढ़ जाए, अगर स्टॉक प्राइस ऊपर चढ़ जाए, तो ये 50 पैसे का रेट तो ऐसे ही इन द मनी होके फटाफट 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 ऊपर जाने लग जाएगा, राइट? 2 रुपए से 3 रुपए होना, 4 रुपए होना, तो यहां पे क्या है, अगर 2 रुपए से 4 रुपए हो भी जाए तो ये सिर्फ 200% का ग्रोथ है। सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले एग्जाम्पल में थोड़ा बड़ा है। 200% बहुत होता है अपने आप में, बट आप सोचो 50 पैसे की चीज अगर 4 रुपए हो जाए तो ये कितना परसेंट का ग्रोथ है? 800% का ग्रोथ है। तो 200% की ग्रोथ की जगह 800% का ग्रोथ क्यों आया? एक ही फैक्टर है उसका, वो है गामा। क्योंकि देखिए टाइम फैक्टर तो चला गया, एक्सपायरी के दिन टाइम तो था नहीं, तो लगभग जीरो हो गई इसके लिए, उसमें कुछ वैल्यू, वो 2 रुपए वाला 50 पैसा हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, टाइम वैल्यू तो उसमें खत्म हो गई। ठीक है, और डेल्टा और गामा एक ही बात है। डेल्टा ऊपर जा रहा है तो डेल्टा में वो गामा बढ़ते 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 50, 0.5 से डेल्टा 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, वो फटाफट फटाफट बढ़ रहा है। तो इसी को हम गामा बस्ट बोलते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस को ड्राइव और क्या कर सकता है? थीटा तो कर नहीं सकता, यानी कि टाइम तो कर नहीं सकती। वोलेटिलिटी, अब इंडिया विक्स और इसमें तो ऑलरेडी आपको पता है 8-9 के आसपास है, वोलेटिलिटी का कोई खास रोल है नहीं। 100-200 पॉइंट अगर ऊपर चली गई वोलेटिलिटी की वजह से, तो सबसे पहला जो स्पाइक आता है प्रीमियम में, वो गामा की वजह से ही आता है। आपने एक्सपायरी के दिन देखा होगा 5 रुपए का स्ट्राइक 500 पे बंद होता है, ये हमने कई बार देखा हुआ है बैंक निफ्टी में। तो इसका मेन ड्राइवर कौन है? गामा। तो जो स्पॉट मार्केट में एकदम से मूव आ जाती है एक्सपायरी वाले दिन पे, मतलब जो जनरली जो रेंज शायद ½ % की होती है मूवमेंट की, प्राइस मूवमेंट की, उसकी जगह पे मान लीजिए कि एक्सपायरी वाले दिन ही अगर बैंक निफ्टी 2-2.5%, 3% बढ़ गई, तो वो गामा बस्ट में उसको बोलते हैं, उसी को गामा बस्ट बोलते हैं। गामा डिपेंडेंट, जैसे अपन ने स्लाइड में क्या देखा, गामा किस पे डिपेंडेंट है? गामा डिपेंडेंट है स्पॉट प्राइस पे। स्पॉट प्राइस बस्ट तो गामा बस्ट, सिंपल। ठीक है अपूर्वा जी, क्या ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर और सेटिस्फैक्टरी था? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। गामा समझ में आ गया। नेक्स्ट है थीटा। थीटा को हम टाइम से कनेक्ट करते हैं। थीटा का मतलब है कि अगर एक दिन मेरे पास एक्स्ट्रा हो तो मेरे पास कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा है। अगर इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, एक चीज ये समझते हैं कि ऑप्शन में प्रीमियम डीके होता है डे 1, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया उस दिन से। जैसे मान लो ये फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आई एम सो सॉरी, और ये मान लो फर्स्ट डे और ये एक्सपायरी है। ठीक है, ये मान लो 1 सितंबर था, ठीक है, और ये जो भी एक्सपायरी है लास्ट थर्सडे 28 या जो भी है। ठीक है, अब प्रीमियम जो है वो सबसे हाईएस्ट होगा फर्स्ट दिन पे। जैसे 100 रुपए का कॉल पहले दिन पे, अगर मार्केट 100 रुपए पे और 100 रुपए का ही कॉल लेना है तो मार्केट पे शायद वो 2 रुपए पे मिल रहा होगा। बट अगर मार्केट 100 रुपए पे ही रह गया तो वो 100 रुपए का कॉल तो जीरो ही होने वाला है। बट क्या वो हर दिन लीनियरली जीरो होता है? हर दिन एक बराबर गिरता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता उसको भी ध्यान से समझते हैं। अपूर्वा जी, आप मुझे बताइए कि क्या हर दिन लीनियर डिक्रीज होता है? जैसे 2 रुपए से 1 रुपए 80, 170, 160, 150 ऐसा करके जीरो होगा कि कैसे जीरो होगा? ये इसका कर्व एक्चुअली ऐसा थोड़ा फ्लैट जैसा रहता है और फिर एकदम से नीचे आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व, है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल कर्व। कुछ दिनों तक तो प्रीमियम बड़े धीरे धीरे गिरेगा, एक्सपायरी के नजदीक आते ही एकदम धड़ 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 गिर के वो जीरो हो जाएगा फटाफट।
इसको अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट में पहले 15 दिन इतना ज्यादा डीके नहीं होता है, बहुत कम डीके होता है, देखो ना के बराबर डीके है। अगले 15 दिन में देखो कितना ज्यादा डीके है, बहुत ज्यादा डीके है, राइट। अब अपूर्वा जी मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है, लीनियरली क्यों नहीं गिर रहा है? हर दिन इक्वल ना गिर के कुछ दिन तक ना गिरे फिर अचानक से गिर जाए, इसका लॉजिक क्या है, मैथमेटिकल रीजन क्या है इसका? सो जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है as soon as the expiry, as soon as we are get closer to the expiry, तो वो पर्टिकुलर कॉल या पुट की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन द मनी है वो कम हो जाती है, तो इसीलिए वो फट से गिर जाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। इसको थोड़ा सा क्रिकेट मैच से कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो इंडिया बैटिंग करने आई और टारगेट 400 का है और अपने कोई विकेट नहीं गिरे हैं, 0-0 है, ठीक है, कोई ओवर भी नहीं हुआ है, 50 ओवर का मैच है, 50 ओवर तक क्या होगा हमको नहीं पता। तो यहाँ पे हो सकता है इंडिया जीत जाए, हो सकता है ना जीते, मुझे नहीं पता। बट अगर 20 ओवर तक या 25 ओवर तक आधे रास्ते चल के स्कोर मतलब 400 चेज करना है और स्कोर है 100 रन पे 6 विकेट, अब क्या लगता है? अब मतलब अपन को पता है कि अपन मैच हारने वाले हैं, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी के मैच हार जाएंगे, या इसकी जगह स्कोर है 300 पे 2, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां से अपन मैच जीत जाएंगे। तो आधे रास्ते आते आते हमको पता चल जाता है कि कोई स्ट्राइक इन द मनी होने वाला भी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज स्टॉक 100 रुपए का है और मेरे पास 105 का कॉल है 2 रुपए पे, ठीक है, 2 रुपए मैंने इसलिए पे किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद 105 इस पूरे महीने में आ जाए, क्योंकि मेरे पास एक महीना पड़ा है, 30 डेज पड़े। 30 डेज में एक स्टॉक 5% तो मूव हो ही सकता है, ये एक्सपेक्टेशन से मैंने क्या किया, 2 रुपए पे कॉल बाय कर लिया। बड़ा 15 दिन हो गए, मार्केट अभी भी 100 पे है। अब अगले 15 दिन में आना थोड़ा मुश्किल है, और विथ एवरी 1 डे फॉल ये 2 रुपए घट 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 के बहुत, यहां से शायद 15 दिन तक ये 2 रुपए घट के शायद 1 रुपए 80 ही हुआ था बस। बट अब हर दिन ये बहुत ज्यादा घटने लगेगा, क्योंकि एवरी लूजिंग डे आई एम लूजिंग अ लॉट ऑन माई प्रोबेबिलिटी। तो यही फैक्टर है थीटा के अंदर। तो थीटा क्या करता है, हमको बताता है कि हर एक दिन के लॉस पे हम कितना प्रीमियम लूज करेंगे एज ए बायर। तो यही चीज हम उसमें समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर बहुत बेटर वे में समझाना हो तो सबसे बेस्ट है अपना सैमको का ऑप्शन फेयर वैल्यू कैलकुलेटर। सो अभी एक काम करते हैं, अभी रिफ्रेश करते हैं, निफ्टी का करंट रेट देखते हैं, करंट प्राइस क्या है निफ्टी का। निफ्टी का ऑप्शन चेन पे चलते हैं, करंट प्राइस है 20,214, 20,214। 20,214 को मैं यहाँ पे 20,214 को बस मुझे यहाँ लिखना है ऐसे, इतना ब्यूटीफुल कैलकुलेटर है। इसके अंदर वो ब्लैक स्क्वायर्स का जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला था ना, वो बैकएंड में है। मैं बता रहा था आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ वो ऑलरेडी बना हुआ है। 20,214 मैंने यहाँ लिख दिया। मैं थेरेटिकली कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ 20,150 का कॉल का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं सबमिट कर दूं तो उस इनके हिसाब से 151 रुपए होगा। क्यों? क्योंकि आज डेट 15 है, एक्सपायरी है 28 की, और हम देख लेते हैं कि 28 सितंबर की प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में कितना अंतर है, राइट। जैसे ये मैं कर दिया, 20,214 चल रहा है और मैं मेरे को देखना है 20,150 कॉल का वैल्यू, ये मेरी स्ट्राइक प्राइस है, राइट। सो 20,150 का स्ट्राइक जो है, चलते हैं चलते हैं चलते हैं, इसका वैल्यू यहां चल रहा है 207, राइट। और हमारे हिसाब से ये 151 है। क्यों 151 है? क्योंकि अलग अलग चीजें और हमने ऐड नहीं की, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऐड नहीं किया है, वोलेटिलिटी ऐड नहीं की है। अगर वो सब हम अगर करेक्ट ऐड करें तो ये वैल्यू और वो वैल्यू लगभग सेम होगी, लगभग क्या बिल्कुल ही सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल 20,150 की आईवी है 880, और एक मिनट, हाँ, तो ये अगर सारी चीजें मैं यहाँ जोड़ दूं तो बिल्कुल सही आएगी। मैं करके भी दिखाऊंगा आगे चल के, उससे पहले हम वोलेटिलिटी समझ लेते हैं।
और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का इम्पैक्ट समझ लेते हैं। फिर सारी की सारी वैल्यू मैं एक बार करेक्टली यहाँ डाल देता हूँ और हम थ्योरी और प्रैक्टिकल की वैल्यू एकदम एक जैसी आएगी वो भी देख लेंगे। बट उससे पहले जैसे अगर आज 15 की जगह 16 होता तो 151 की जगह प्रीमियम कितना होता? एक दिन अगर हम गुजार दे मार्केट में इसी रेट पे तो 151 की जगह देखो सबमिट करने पे वैल्यू 143, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है? -8। हर एक दिन गुजरेगा तो मेरा प्रीमियम 8 रुपए कम होगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, सो थीटा क्या बताता है कि हर एक दिन आपका बढ़े तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, या एक दिन घटे तो आपका प्रीमियम कितना घटेगा। ठीक है, राइट। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। तो ये थे कुशल जैन जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने ऑप्शन ग्रीक्स के कुछ बेसिक्स कवर किए। तो सबसे पहले हमने ऑप्शंस की मनीनेस यानी कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के किसे कहते हैं ये देखा। फिर हमने ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा, गामा और थीटा के बारे में बात की। आगे आने वाले एपिसोड में हम और भी ज़्यादा जो ऑप्शन ग्रीक्स है उसे देखेंगे, और इसके अलावा हम ऑप्शन ग्रीक्स को कैसे सैमको ट्रेडिंग ऐप पर भी देख सकते हैं और कैसे हम ऑप्शन ग्रीक्स यूज़ करके टारगेट, स्टॉप लॉस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.